सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दिव्या जायसवाल है, रसायन विज्ञान प्रवक्ता AP सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ से। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बार फिर चैप्टर 2 सॉल्यूशंस के साथ हूँ और आज हम चैप्टर 2 की तीसरी क्लास करेंगे। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने विलेयता के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार विलेयता को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमने हेनरी नियम तथा उसके अनुप्रयोग पढ़े, फिर राउल्स नियम पढ़े तथा साथ ही हमने आदर्श तथा अनादर्श विलयन के बारे में भी पढ़ा। अनादर्श विलयन 2 प्रकार के पढ़े थे और उसमें पहला था विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं राउल्स नियम से, और दूसरे वे विलयन पढ़े जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं राउल्स नियम से। इसके पश्चात हमने स्थिर क्वाथी मिश्रण पढ़े और उसके भी प्रकार पढ़े और देखते हैं कि आज हमें क्या इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए आज हम फोकस करेंगे अणुसंख गुणधर्म पर। वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और परासरण दाब दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बट स्टूडेंट्स, परासरण दाब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ ये 3 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या अणुसंख गुणधर्म हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रोसीड करते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अणुसंख गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन क्या है? आप डेफिनेशन को इस वर्ड से ही निकाल सकते हैं, दैट इज़ ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे लगती हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशंस होने चाहिए और वो ये प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन के अणुओं की संख्या पे डिपेंड करते हैं। उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी अणुओं की संख्या पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ विलय कणों की संख्या के अनुपात पर भी निर्भर करते हैं और प्रकृति पे निर्भर नहीं करेंगे कि आप क्या सोल्यूट ले रहे हैं। उसकी प्रकृति नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रेशियो पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी। अगेन ये 4 होती हैं संख्या में अणुसंख गुणधर्म: वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। और परासरण दाब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से। बट उससे पहले हम ये करेंगे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर डिपेंड करती हैं कि किस प्रकार किसी सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वहाँ पे वाष्प दाब का अवनमन होता है, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ज़रा जल्दी से एक रिकैप करते हैं कि एक बीकर लिया है, इसमें प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है और ये क्लोज्ड कंटेनर है। जब प्योर सॉल्वेंट है इसमें सिर्फ सॉल्वेंट आपने लिया गया है। जब ये वेपराइज करेगा तो वेपर फेज में इसके मॉलिक्यूल्स जाएंगे। स्टार्टिंग में जो है इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होगी और इवेपोरेशन प्रोसेस सरफेस फिनोमेना होती है, तो सिर्फ सरफेस पे जो अणु उपस्थित हैं वही वाष्पित होकर वाष्प अवस्था में जाएंगे। जब ये वेपर्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है वेपर फेज में तो ये आपस में भी टकराते हैं, कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं, साथ ही साथ इस लिक्विड की सतह पे भी टकराते हैं, जिसकी वजह से इनका संघनन भी होता है। स्टार्टिंग में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और कंडेंसेशन की रेट कम होगी, बट जिस पॉइंट पे इन दोनों का रेट बराबर हो जाता, दैट इज़ रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन,
वो हम अवस्था कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गई है। और इसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे ये जो वेपर्स जो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट का होता है तो वो कांस्टेंट होता है वेपर प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हम उसको P1 नॉट से शो करते हैं। और इसी में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, इसी सोल्यूशन यानी हमने अब सोल्यूशन बना लिया है, उसी सॉल्वेंट में अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके सोल्यूशन बना लिया, अगेन क्लोज कंटेनर लेंगे, होमोजेनियस सोल्यूशन है तो सरफेस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स रहेंगे, उसको हम डार्क से शो कर लेते हैं। अब वेपर फेज में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ वही वेपराइज होके जाएंगे क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, सिर्फ उसी के ही वेपर्स रहेंगे। दैट इज जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कवरिंग द सरफेस ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो डिक्रीज हो गया, देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो डिक्रीजेस। इसी को कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन हुआ है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, क्योंकि सतह पे अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं तो वेपर फेज में भी वाष्प दाब कम हो जाएगा यहाँ पे। और इसको हम P1 कहेंगे जो कि सॉल्वेंट का वाष्प दाब है, लेकिन इसी को हम सॉल्यूशन का भी वाष्प दाब कहेंगे क्योंकि सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट ही है जो वाष्पशील अवस्था में होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वाष्प दाब कम हो गया और इसको हम डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 ये कहेंगे। जितना भी वाष्प दाब में अवनमन हुआ है उसको हम लिख सकते हैं कि प्योर कंपोनेंट प्योर सॉल्वेंट का जो वाष्प दाब था और उसमें सबट्रैक्ट करेंगे सॉल्यूशन का वाष्प दाब, तो इसी अंतर को हम वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। यहाँ से हम इसको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर डिपेंड करती है, तो देखते हैं P1 हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो कि राउल्स लॉ से है P1 नॉट इंटू x1, क्योंकि सॉल्वेंट तो नॉन वोलेटाइल है तो सिर्फ हम सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल होता है, इसीलिए हम सिर्फ सॉल्वेंट का ही राउल्स लॉ वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। और डेल्टा P जो अभी हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करा था कि P1 डॉट माइनस P1 उसी एक्सप्रेशन को लिया है और इस एक्सप्रेशन में हम P1 की वैल्यू राउल्स लॉ से रखेंगे तो विल गेट P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x1। P1 नॉट को कॉमन लेंगे तो वी आर गेटिंग 1 माइनस x1 और हम मोल फ्रैक्शन के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि 1 माइनस x1 को हम x2 भी लिख सकते हैं, तो ये डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2 आ गया। अगर हम इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को किसी स्टैंडर्ड चीज़ से कंपेयर करें और कांस्टेंट चीज़ से कंपेयर करें तो वो है P1 नॉट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है एट द गिवन टेम्परेचर, तो अगर हम LHS में उससे डिवाइड कर रहे हैं तो RHS में भी डिवाइड करेंगे और इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसको जरा एक्सपैंड करके लिखेंगे तो डेल्टा P को हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन हमने लिया था P1 नॉट, तो ये यहाँ पे P1 नॉट। RHS में आएंगे P1 नॉट x2 अपॉन P1 नॉट, ये तो P1 नॉट गेट कैंसल्ड आउट और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। x2 को हम अगर एक्सपैंड करें तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2 को हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन लेंगे और हम स्टूडेंट्स बात कर चुके हैं कि हम डाइल्यूट सोल्यूशंस कंसिडर करेंगे जिसमें N2 की जो मात्रा होगी वो बहुत कम होगी और कोई चीज़ जो बहुत कम होती है और वो डिनोमिनेटर में होती है तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों निगलेक्ट करा कि क्योंकि N2 जो है इज़ वेरी वेरी लेस दैन N1। इसको फर्दर अगर एक्सपैंड करें तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 और M1 से हम डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर जाएगा तो ये M1। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया जिस पे आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं।
सारे वेरिएबल्स अगर आपको पता हो, सिर्फ m2 अननोन हो, तो यहाँ से आप किसी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही एप्लीकेशन होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का क्या यूज़ है, हम क्यों उसको अप्लाई करते हैं। इससे हम किसी भी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। चलिए इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करते हैं। सो नेक्स्ट है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना दिया है। शुद्ध अगर बेंजीन लिखा है, दैट इज़ ये जो वैल्यू है ये P1 नॉट की है। 0.5 ग्राम्स अवाष्पशील विद्युत अनापघटे, दैट इज़ ये जो वैल्यू दी है वो W2 की दी हुई है। ठोस को 39.0 ग्राम, दैट इज़ ये वैल्यू दी है W1 की। और मोलर द्रव्यमान बेंजीन का दिया है 78 ग्राम, दैट इज़ ये वैल्यू दी है M1 की। इसमें घोला गया है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, दैट इज़ ये P1 की वैल्यू दी गई है। और आपको ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आपने फॉर्मूला लिख लिया है। और P1 नॉट की वैसे हमें वैल्यूज पुट करनी है, दैट इज़ 0.850। P1 की वैल्यू हमने कहा था कि ये 0.845 अपॉन P1 नॉट वही होगा 0.850 इज इक्वल टू W2 है 0.5 इंटू M1 जो है वो है 78 ग्राम्स जो बेंजीन का मोलर मास है। M2 कैलकुलेट करना है और W1 की वैल्यू है 39 ग्राम्स। तो बाकी सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पता है, M2 अननोन है, तो M2 को हम जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा तो M2 इज इक्वल टू 170 ग्राम पर मोल। सो एक हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लिया। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हम सीखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो उसके लिए ये ग्राफ है, ये टेम्परेचर एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे वाष्प दाब है। इसमें जब भी हम प्योर सॉल्वेंट हम पहले लेंगे और अगर रूम टेम्परेचर पे भी ले रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे टेम्परेचर भी है और ये उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी होगा। और जब हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, दैट इज़ हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो जैसे से हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे सॉल्वेंट का वाष्प दाब भी इंक्रीज़ करेगा, तो ये बढ़ता जाएगा। और जिस पॉइंट पे जाके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वहाँ से हम एक्स एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा TB नॉट लिखा है, दैट इज इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब अगर इसी सॉल्वेंट में हमने कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, इसीलिए उसका ग्राफ जो है हमने विलियन का ग्राफ विलायक के ग्राफ के नीचे बनाया हुआ है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ है और हर टेम्परेचर पे सेम एक्सटेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ है, इसीलिए ये ग्राफ पैरेलल है। और टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते विलियन का भी वाष्प दाब बढ़ेगा और जिस पॉइंट पे जाके वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे, तो उसको हम कहेंगे TB, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा है, दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया, जिसको हम डेल्टा TB से लिखेंगे। तो हम डेल्टा TB को लिख सकते हैं कि डेल्टा TB जो है कि जो भी एलिवेशन आया है वो TB माइनस TB नॉट के इक्वल होता है। सोल्यूशन का ज़्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का कम है। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और इस पॉइंट को हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जो भी टेम्परेचर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें हम मोलल विलियन लेते हैं, तो यहाँ पे मोलालिटी लिया गया है। और अगर यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है उसको हमें हटाना है, इक्वल का साइन लाना है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट हम यहाँ पे लाएंगे। तो कांस्टेंट हम लाए यहाँ पे KB को हम बोलते हैं इट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, दैट इज मोलल उन्नयन स्थिरांक।
1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करिए। तो डिफाइन करने का बहुत अच्छा तरीका है, आसान तरीका है कि आप मोलालिटी को अगर 1 ले लें, दैट इज़ जो सोल्यूशन आप ले रहे हैं उसकी मोलालिटी 1 है, तो जो KB है वो डेल्टा TB के इक्वल हो जाएगा। दैट इज़ हम कह सकते हैं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज़ डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन। क्लियर? अब अगर हम मोलालिटी को यहाँ पे एक्सपैंड करें, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कि अननोन सोल्यूट है उसका मोलर मास का डिटर्मिनेशन करना है। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, मोलालिटी को हम लिख सकते हैं W2 अपॉन M2 इंटू W1, और ग्राम्स में होगा तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, जो कि ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। सो दिस इज़ द फॉर्मूला जिस पे बेस्ड अगर आपको बाकी सारी वेरिएबल्स की वैल्यू पता है, सिर्फ M2 अननोन है, तो यहाँ से आप M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें M2 कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। बेंजीन का क्वथनांक आपको दिया गया है कि 353.25 केल्विन है। बेंजीन का क्वथनांक दैट इज़ यहाँ पे TB नॉट की वैल्यू दी गई है 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय, दैट इज़ ये वैल्यू दी गई है W2 की। इस विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, दैट इज़ ये W1 की वैल्यू है, और घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.15 दैट इज़ एलिवेशन हुआ है। तो ये हो जाएगा डेल्टा P दैट इज़ सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और विलय का मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, और बेंजीन के लिए KB का मान गिवन है आपको। तो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा पास। पहले हम उसके लिए डेल्टा TB निकाल लें कि कितना एलिवेशन हुआ है। उसके लिए हमने करा था कि TB माइनस TB नॉट माइनस TB, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट होगा। तो TB की जो वैल्यू है वो है 354.11 माइनस 353.25, और इसका आंसर आएगा 0.88 केल्विन। तो अब डेल्टा TB आ गया, फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W1, यहाँ पर यह 1000 भी रहेगा क्योंकि ग्राम्स में है, सॉरी W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये फॉर्मूला है। इसमें M2 कैलकुलेट करना है तो M2 को हम LHS में ले जाएंगे, बाकी सब RHS में रहेगा। KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। तो सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, देखते हैं। KB की वैल्यू दी है 2.53 इंटू W2 की वैल्यू दी है 1.80 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB हम लोग ने निकाला है 0.88 इंटू W1 हमको दिया गया है यहाँ पे 90 ग्राम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। तो ऐसे इस तरीके से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले एक्सपेरिमेंट से भी किसी अननोन सोल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, ये थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम सीखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अगेन एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस पे वाष्प दाब लिया गया है। पहले प्योर सॉल्वेंट लेंगे, द्रव विलायक लेंगे, और अगर हमें फ्रीजिंग करना है, उसको जमाना है, तो हमें टेम्परेचर लो डाउन करना पड़ेगा। तो इस ग्राफ को हम ऐसे इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे कि पहले कुछ रूम टेम्परेचर पर कुछ उसका वाष्प दाब था विलायक का, अब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो विलायक का वाष्प दाब कम हो रहा है। उसी विलायक का कुछ हिमांकित विलयन है, दैट इज़ फ्रोजन सॉल्वेंट है, जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, और इसका जो भी वाष्प दाब है, अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो रहा है टेम्परेचर जब हम कम कर रहे हैं, और ये फ्रोजन सॉल्वेंट जो है उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जिस पॉइंट पर इन दोनों
का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, और यू कैन से बोथ द हिमांकित विलयन और द्रव विलायक दोनों जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे कोएग्जिस्ट करते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो वो टेम्परेचर कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेम्परेचर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो वो हो जाएगा TF0, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमने इसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है तो वो विलयन बन गया है। अब जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, दैट इज विलयन का ग्राफ हमेशा विलायक के नीचे रहेगा, और सेम एक्सटेंड ऑफ लोअरिंग होती है हर टेम्परेचर पे, तो ये ग्राफ पैरेलल आएगा। टेम्परेचर लो डाउन कर रहे हैं तो विलयन का भी वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और जिस पॉइंट पे जाके ये फ्रोजन सॉल्वेंट के ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा तो वो टेम्परेचर का हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें इस पॉइंट से टेम्परेचर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना है, तो वो जो टेम्परेचर आएगा वो है TF, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और आप देख रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डिफरेंस को हम डेल्टा TF कहेंगे, और यही डेल्टा TF जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जिसको हम अगर निकालें तो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। और एक्सपेरिमेंटली यहाँ भी देखा गया है कि डेल्टा TF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मोलालिटी के। अगेन प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हमें हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए, जो हमने KF लिया हुआ है, और KF को हम यहाँ पे बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, दैट इज मोलल अवनमन स्थिरांक। इसको भी हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने KB को डिफाइन किया था, तो उसके लिए हम मोलालिटी को 1 ले लें तो हम कह सकते हैं कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हम किसी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम मोलालिटी को एक्सपैंड करेंगे फॉर्मूले में। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी को कहेंगे W2 अपॉन M2 इंटू W1, और क्योंकि ग्राम्स में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से नीचे डिवाइड करते हैं, वही ऊपर जाता है न्यूमरेटर में। तो ये फॉर्मूला है। अगर सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पता हो, सिर्फ M2 अननोन है, तो यहाँ पे हम M2 इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पर भी बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, शक्कर के 5% द्रव्यमान जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन दिया है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम डेल्टा TF कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा TF इज इक्वल टू, हम लोग ने करा था TF0 माइनस TF। तो TF0 जो दिया है, शुद्ध जल का हिमांक 273.15 है, माइनस जो सॉल्यूशन का जो हिमांक दिया है वो 271 ये दिया हुआ है। इसको डेल्टा TF कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2.15 केल्विन। अब हमारे पास फॉर्मूला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू ये 1000। यहाँ पे दो तरीके के सोल्यूशन लिए हैं, 5% सोल्यूशन शक्कर का है और 5% सोल्यूशन जो है वो ग्लूकोज का है। तो फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम ही लगेगा। ऊपर वाला जो है वो शक्कर के लिए है और नीचे वाला जो है वो ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ कटने वाली हैं, तो ध्यान से देखना है इसको।
5% सोल्यूशन लिया है और हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 5% सोल्यूशन का मतलब होता है कि 5 ग्राम्स जो है उसमें सोल्यूट लिया हुआ है और 95 ग्राम्स जो है वो सॉल्वेंट लिया है, ठीक है। और 5% सोल्यूशन दोनों का भी है, शक्कर का भी वही है और ग्लूकोज का भी वही है। तो यहाँ पे 5 ग्राम्स ये भी होगा, 5 ग्राम्स ये भी होगा, कट जाएगा। 95 ग्राम सॉल्वेंट है तो वो भी कट जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, जलीय विलयन लिया है, चाहे वो शक्कर का हो चाहे ग्लूकोज का है। तो जो वाटर का KF वैल्यू होती है 1.86, तो दोनों के लिए वो सेम होगी, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा और 1000 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ M2 मिल रहा है, ये M2 है शक्कर का और ये M2 है ग्लूकोज का। तो देखते हैं शक्कर का जो डेल्टा TF हम यहाँ पे कैलकुलेट करा है तो उसके हम वैल्यू लिख लें, और ये जो डेल्टा TF है ये जो ग्लूकोज का है इसको हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे शक्कर का मोलर मास है और ग्लूकोज का, ये ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का जो होता है वो 180 होता है और शक्कर का होता है 342। अब हमें अगर डेल्टा TF कैलकुलेट करना है तो डेल्टा TF जो है वो, जो कि ग्लूकोज के लिए है तो सिर्फ हम G लिख लेते हैं, तो वो हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 342 इंटू 2.15 अपॉन 180। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, डेल्टा TF की वैल्यू है 4.085, बट हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, यहाँ पे हिमांक निकालना है। और आपको पता है ये फॉर्मूला कि डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, तो अगर TF निकालना है तो वो हो जाएगा TF नॉट माइनस डेल्टा TF। तो यहाँ पे TF नॉट की जो वैल्यू है वो वही रहेगी 273.15 माइनस 4.085, और हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 269.06 केल्विन। इस तरीके से आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स आज का गृह कार्य है 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथनांक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन C होता है, जिसका फॉर्मूला भी दिया है कि इस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम्स एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाए, और KF की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो कि आप होमवर्क में प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक ऐप बनाया गया है दीक्षा ऐप, जो कि आप मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या iOS से इसको डाउनलोड करके वहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, एक्सरसाइज हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोडेड होगा, बट उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग का चैनल सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही आप व्हाट्सएप पे भी अपने कंसर्न टीचर्स से इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वहाँ पे आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।